ये कहानी एक ऐसे ब्रांड की है जिसका सफर एक छोटे से टाउन की ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप से शुरू होता है और फिर वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड से गुजरते हुए ग्लोबल ऑटोमोटिव लेजेंड बन जाता है। ये कहानी जिसमें फर्डिनेंड पोर्शे की इंजीनियरिंग पैशन, अडॉल्फ हिटलर की कंट्रोवर्शियल वॉक्सवैगन ड्रीम, फेरी पोर्शे की रेंटलेस डिटर्मिनेशन एक ही थ्रेड में जोड़ते हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जहां फर्डिनेंड अलेक्जेंडर पोर्शे यानी बुर्जी दुनिया को पोर्शे 911 देते हैं, एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जो सिर्फ बनाई नहीं गई बल्कि इंजीनियर टू लास्ट थी, इतनी रिलायबल कि आज भी 70% से ज्यादा 911 रोड्स पर चल रही हैं। कैसे एक इंजीनियर का सपना वॉर मशीन बनाने का इल्जाम और प्रिजन के दिनों और नियर बैंकरप्सी जैसे चैलेंज से टकराते हुए सर्वाइवल करते हैं। कैसे एक कंपनी जो गिरने के एज पर थी एक एसयूवी के थ्रू दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल ऑटोमेकर्स में से एक बन गई। ये डॉक्यूमेंट्री पोर्शे के उन्हीं टर्निंग पॉइंट को अनरैप करती है जहां इनोवेशन, कंट्रोवर्सीज और प्योर पैशन ने मिलकर एक आइकन को शेप दिया। फर्डिनेंड पोर्शे का जन्म 3 सितंबर 1875 को ऑस्ट्रिया हंगरी के मैफरडोर्फ नाम के एक छोटे से टाउन में हुआ। उस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बस दुनिया भर में अपना पहला कदम रख रही थी और मशीन के प्रति फैसिनेशन धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा था। पोर्शे के फादर एक ब्लैकस्मिथ थे और उनकी वर्कशॉप ही यंग फर्डिनेंड का पहला क्लासरूम बन गई। यहीं पर उन्होंने टूल्स, मेटल और मशीनरी की दुनिया को क्लोजली समझना शुरू किया। लेकिन 14 साल की उम्र में जब उनका ब्रदर का सडन डेथ हुआ, उनकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल गया। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फर्डिनेंड ने हाई स्कूल छोड़ दिया और अपने फादर के साथ ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त दुनिया में इलेक्ट्रिक लाइट धीरे धीरे नया नॉर्म ला रही थी और इसी ने यंग फर्डिनेंड का सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। वो ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप के बीच भी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते, जैसे उन्हें लाइट की टेक्नोलॉजी ने कम्प्लीटली प्रोसेस कर ली। उनकी ये लगन देखकर उनके फादर ने उन्हें रिचर्डबर्ग के इंपीरियल टेक्निकल स्कूल में एडमिट कर दिया, एक ऐसी जगह जहां फर्डिनेंड को फाइनली अपनी क्यूरियोसिटी को सही डायरेक्शन मिल सकी। यहीं पर उन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर भी डिजाइन कर लिया, जो उनकी इंजीनियरिंग जर्नी का पहला रियल माइलस्टोन बना। 1893 में सिर्फ 18 साल की उम्र में फर्डिनेंड पोर्शे को बेला एगर्स एंड कॉर्पोरेशन में उनकी पहली जॉब मिली, एक इलेक्ट्रिकल कंपनी जहां उनकी इलेक्ट्रिकल स्किल को पहली बार रियल इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिला। यहां उन्होंने 5 साल काम किया, लेकिन उनका पैशन ऑटोमोबाइल्स की तरफ खींच रहा था, इसलिए कुछ टाइम बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और जैकब लोहनर एंड कॉर्पोरेशन में ज्वाइन कर लिया। लोहनर में उन्होंने अपना टैलेंट खुलकर दिखाया। यही उन्होंने इलेक्ट्रिकल मोटर्स का यूज करते हुए अपनी जिंदगी का पहला ऑटोमोबाइल बनाया, पोर्शे P1, एक फुल्ली इलेक्ट्रिकल कार जो अपने टाइम से काफी आगे की टेक्नोलॉजी थी। 90s में फर्डिनेंड ने इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ एक इंटीरियर कंबशन इंजन को कंबाइन किया और दुनिया की पहली गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार क्रिएट करके दी। ये इनोवेशन इतना एडवांस था कि उसने उस वक्त के कई ऑटोमोटिव रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन इनोवेशन के बाद उनका रेपुटेशन रैपिडली ग्रो होने लगा और जल्दी ही उन्हें ऑटो डायलमर में चीफ डिजाइनर के तौर पर हायर किया गया। 1928 तक फर्डिनेंड पोर्शे ऑटोमोटिव वर्ल्ड के एक स्टेब्लिश नाम बन चुके थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी एरा का गोट कार मर्सिडीज बेंज SSK इंट्रोड्यूस की। ये मॉडल इतना पावरफुल और आइकॉनिक था कि आज भी ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का एक लेजेंड माना जाता है। इस सक्सेस के कुछ ही वक्त बाद पोर्शे ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना चाहते थे। अपने सन फेरी पोर्शे के साथ मिलकर उन्होंने पोर्शे GmbH की फाउंडेशन रखी। शुरुआती दिनों में उनकी कंपनी अपनी गाड़ियां नहीं बनाती थी बल्कि दूसरे ब्रांड के लिए इंजीनियरिंग और कार डिजाइन तैयार करती थी। लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको एक लेटर मिला। ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि अडॉल्फ हिटलर का था। 1933 में जर्मनी का काउंसलर बनने के बाद हिटलर का विजन था कि हर जर्मन फैमिली एक अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट और प्रैक्टिकल कार्स रख सके, एक ऐसी कार जो पूरी फैमिली को कैरी कर सके और जिसे वॉक्सवैगन यानी पीपल्स कार कहा गया। ये ड्रीम रियलिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पोर्शे को मिला और 1933 में उन्होंने वॉक्सवैगन बीटल का डिजाइन अनवेल कर दिया। बीटल इतनी सक्सेसफुल रेजोनेट हुई कि शुरुआत में ही 3 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिल गए, एक मैसिव रिस्पॉन्स जिसमें पोर्शे की इंजीनियरिंग का असली ब्रिलियंस नजर आता था। हिटलर के वॉक्सवैगन प्रोजेक्ट के कुछ ही साल बाद यूरोप की पॉलिटिकल सिचुएशन ड्रास्टिकली बदलने लगी। सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेजन किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने टूरेंट वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। जंग के दौरान हिटलर ने पोर्शे को सिर्फ सिविलियन कार नहीं बल्कि मिलिट्री पर्पस के व्हीकल्स, ऑफ-रोड मशीन्स डेवलप करने की डिमांड की। पोर्शे की इंजीनियरिंग टीम ने इस प्रेशर के बीच में वॉर ओरिएंटेड व्हीकल के डिजाइन तैयार किया, जिन्होंने जर्मनी आर्मी के ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। 1934 में जहां कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 3000 रीच मार्क के आसपास था, वो वर्ल्ड वॉर के मिड फेज तक एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया। 1944 तक पोर्शे की फिल्म का एनुअल प्रॉफिट 2 मिलियन रीच मार्क से ऊपर पहुंच गया, एक ऐसी ग्रोथ जो वॉर इकोनॉमी और टेक्निकल डिमांड के
बीच उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती थी। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूरोप एक नए पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा था और इसी बदलाव के बीच फर्डिनेंड पोर्से को फ्रेंच गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने हिटलर की रेजिमे को टेक्निकली सपोर्ट दिया था और इसी वजह से उन्हें बिना ट्रायल के जेल में रखा गया। ये वक्त पोर्से फैमिली के लिए बहुत टफ फेस था क्योंकि कंपनी का फ्यूचर भी अनसर्टेन हो चुका था। फेरी पोर्से ने अपने फादर को फ्री करवाने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट किया, पैसे अरेंज किए, असेट्स बेचे और 22 मंथ के बाद फाइनली उन्होंने प्रिजन से रिलीज करवा दिया। लेकिन इतना लंबा टाइम जेल में बिताने के बाद फर्डिनेंड पोर्से की हेल्थ इरिवर्सिबल डेटेरोइड हो चुकी थी। इन सब के बाद पोर्से को एक नया लीडरशिप की जरूरत थी और फेरी ने कामली कंपनी की कमांड अपने हाथ में ले ली। फेरी पोर्से ने सबसे पहले क्रूअल डिसीजन वॉक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप का लिया। उन्होंने एक लाइसेंसिंग डील फाइनलाइज की जिसमें वॉक्सवैगन पोर्से को फी पे करेगी और फेरी अपनी गाड़ी के लिए वॉक्सवैगन के एग्जिस्टिंग इंजन के पार्ट्स यूज कर सकते थे। पोस्ट वॉर यूरोप में जहां रिसोर्स लिमिटेड थे, ये पार्टनरशिप एक लाइफलाइन के जैसे काम आई। इसी सपोर्ट के साथ फेरी ने पोर्से 365 इंट्रोड्यूस की, एक कॉम्पैक्ट लाइटवेट स्पोर्ट कार जो स्टार्टिंग में स्लो पेस में सेल हो रही थी लेकिन कार एंथुसियास्ट के बीच धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बनाने लगी। 1952 में फर्डिनेंड पोर्से की डेथ ने कंपनी को इमोशनली इम्पैक्ट किया लेकिन उनके विजन को फेरी पोर्से ने और स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट के साथ आगे बढ़ाया। 1951 में पोर्से 356 ने ले मांस रेस जीतकर ऑटोमोटिव वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया। ये विक्ट्री बैंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। जो कार पहले लिमिटेड नंबर में बिक रही थी उनके डिमांड सडनली स्काई रॉकेट हो चुका था और पोर्से का नाम इंटरनेशनली परफॉर्मेंस और इंजन एक्सीलेंस का सिंबल बनने लगा। पोर्से 356 की ग्रोइंग सक्सेस के बाद फेरी ने इस मॉडल को स्पोर्टी बनाने का फैसला किया और यहीं से 356 स्पीडस्टर इंट्रोड्यूस हुआ। ये कार लाइट वेट, सिंपल और प्योर ड्राइविंग फन के लिए डिजाइन की गई थी जिसे यंग ड्राइवर्स और रेसर्स ने इंस्टेंटली अपना लिया। इसके बाद पोर्से ने एक और पावरफुल वेरिएंट लॉन्च किया, 356 कैरियर। रेस इंस्पायर इंजन और शार्पर परफॉर्मेंस के साथ करेरा ने ब्रांड की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को और क्लियर कर दिया। स्पीडस्टर ने पैशन को रिप्रेजेंट किया और करेरा ने परफॉर्मेंस को। दोनों ने मिलकर पोर्से की अर्ली आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बना दिया। पोर्से 356 की सक्सेस ने ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दी थी और अब कंपनी नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी थी। इसी दौरान फेरी पोर्से के बेटे फर्डिनेंड अलेक्जेंडर पोर्से, जिसे लोग बुर्जी भी कहते थे, कंपनी में अपनी डिजाइन टैलेंट के साथ एंटर हुए। उनके क्राफ्टमैनशिप और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इतना रिडिफाइन था कि उन्हें जल्दी ही पोर्से का फ्यूचर को शेप देना शुरू कर दिया। यहीं से जन्म हुआ पोर्से 911 का, जिसे मॉडर्न ऑटोमोटिव हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक डिजाइन माना जाता है। 911 का शैडो सिंपल था लेकिन इंस्टेंटली रिकॉग्निजेबल। रियर इंजन लेआउट, फ्लोइंग रूफ लाइन और बैलेंस प्रोपोर्शन ने इस कार को एक टाइमलेस आइडेंटिटी दे दी। परफॉर्मेंस भी उतनी इम्प्रेसिव थी, फास्ट, रिस्पॉन्सिबल और सरप्राइजिंगली रिलायबल। 911 की रिलायबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तक जितनी भी 911 की मॉडल बनाया गया उसमें से 70% से ज्यादा कार्स अब भी रोड पर चल रही हैं। इतनी लॉन्गेटिविटी किसी भी स्पोर्ट्स कार के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है। टाइम के साथ 911 पोर्से बेस्ट सेलिंग मॉडल बन गया और ब्रांड का ग्लोबल सिंबल भी। इस कार ने सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि पूरे स्पोर्ट्स कार वर्ल्ड को रीडिफाइन कर दिया। पोर्से 911 की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ने कंपनी को और एम्बिशियस बनाया और इस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए ब्रांड ने 911 करेरा एस और 911 टर्बो जैसे पावरफुल वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया। इन दोनों मॉडल्स ने परफॉर्मेंस को एक नई हाइट दी और 1970s तक पोर्से की एनुअल सेल्स 20,000 यूनिट से ऊपर पहुंच गई, एक माइलस्टोन जिसमें 911 का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन था। इसी डेकेड में पोर्से ने मोटर स्पोर्ट्स में भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना शुरू किया। 911 ने रैली वर्ल्ड्स में एंटर करके 1960 से 1970s तक 3 लगातार विक्ट्री हासिल की, जो उस वक्त के स्पोर्ट्स मोटर लैंडस्केप में बोल्ड स्टेटमेंट था। और ये सिर्फ शुरुआत ही, आगे जाकर 911 ने लगभग हर मेजर मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में अपना इम्पैक्ट छोड़ा। कुछ सालों बाद फेरी पोर्से ने अपनी लीडरशिप पोजीशन से ग्रेसफुली स्टेप डाउन कर लिया। उनके सन्स में से कोई भी कंपनी को कमांड संभालने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए पोर्से फैमिली ने एक क्रूशियल डिसीजन लिया, ओनरशिप को स्प्लिट करके मैनेजमेंट को प्रोफेशनल लीडर के हाथ में दे दिया जाए। यह शिफ्ट कंपनी के स्ट्रक्चर का एक टर्निंग पॉइंट था, पर साथ ही एक चैलेंजिंग एरा की शुरुआत भी। 1980s के मिड तक ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर बढ़ने लगा और 1986 में डॉलर एक्सचेंज रेट के गिरावट ने पोर्से की डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। यूएस उनका बिगेस्ट मार्केट था और करेंसी फ्लक्चुएशन ने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को सेवरली डैमेज कर दिया। सिचुएशन और वर्स तब हो गई जब 1991 में सेल्स सिर्फ 23,000 यूनिट्स पर आ गई, वो भी उस नंबर का आधा जो सिर्फ 5 साल पहले कंफर्टेबली सेल हो रहा था। स्ट्रगल यही नहीं रुका। बाय द एंड 1993 पोर्से की एनुअल सेल्स गिरकर 14,000 यूनिट तक आ पहुंची। ये डिक्लाइन इतना सीरियस था कि इंडस्ट्री एनालिस्ट ओपनली क्वेश्चन करने लगा कि पोर्से अपनी फ्यूचर सिक्योर रख पाएगा या नहीं।
कंपनी को लगातार डिक्लाइन देखते हुए पोर्शे ने फाइनली एक बोल्ड डिसीजन लिया, स्पोर्ट्स कार के पैरेलल एसयूवी सेगमेंट में एंटर करना। उस वक्त ये स्टेप काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि पुराने फैंस को लग रहा था कि एसयूवी बनाने से पोर्शे अपनी प्योर स्पोर्ट्स कार आइडेंटिटी लूज कर देगा। बैकलैश स्ट्रॉन्ग था पर सर्वाइवल के लिए डायरेक्शन चेंज जरूरी थी। 2002 में पोर्शे ने कैनियन इंट्रोड्यूस की। ये मॉडल कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। लोगों के इनिशियल डाउट के बावजूद कैनियन ने मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स पाया। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकली और पोर्शे के सिग्नेचर ड्राइविंग फील का कॉम्बिनेशन कस्टमर को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। कैनियन की सक्सेस ने लिटरली पोर्शे को बैंकरप्सी के एज से पुल कर दिया। इसके बाद 2014 में आया पोर्शे मैकन, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर्स के लिए एक परफेक्ट फिट था। आज कैनियन और मैकन मिलकर पोर्शे की यूएस सेल्स का 70% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। कैनियन और मैकन की सक्सेस ने पोर्शे को एसयूवी सेगमेंट का एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी। ऐसी एसयूवी जो प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ प्योर स्पोर्ट्स जैसे ड्राइविंग कैरेक्टर रखती है। इंडस्ट्री में आज भी उन्हें सबसे स्पोर्टिएस्ट एसयूवी के रूप में देखा जाता है, जो परफॉर्मेंस और कंफर्ट का बैलेंस रिडिफाइन करती है। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए पोर्शे ने अपनी लाइनअप को डाइवर्सिफाई किया। पोर्शे पैनामेरा ने लग्जरी सेडान सेगमेंट में ब्रांड की प्रेजेंस स्टेब्लिश की, जहां परफॉर्मेंस और एवरीडे यूजेबिलिटी को रिडिफाइंड पैकेज में कंबाइन हुआ। और फिर पोर्शे ने फ्यूचर की डायरेक्शन में एक बोल्ड स्टेप लिया, फुल्ली इलेक्ट्रिक पोर्शे टाइकन के साथ। टाइकन ने ईवी वर्ल्ड में अपनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रिसाइज हैंडलिंग और पोर्शे के सिग्नेचर ड्राइविंग फील का दम पर रिकॉर्ड सेल अचीव की। और आज के डेट में ये कंपनी का मोस्ट पॉपुलर मॉडल में से एक है। लेकिन अपनी इंजीनियरिंग फिलॉसफी और रेसिंग इंस्पायर्ड आइडेंटिटी को वो अब भी इंडिपेंडेंटली कैरी करता है। स्पोर्ट्स कार से एसयूवी तक, पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस तक, पोर्शे का इवोल्यूशन दिखता है कि इनोवेशन और हेरिटेज का बैलेंस कैसे एक ब्रांड को डिकेड्स तक रेलेवेंट रखता है।